आज हम लोग शुरू करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पता है, लास्ट जो टॉपिक थे उसमें हम लोगों ने कैथोड रेज, एनोड रेज और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कवरी करेंगे किसकी? न्यूक्लियस की। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी होती है जिसको रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया था। 1911 में डिस्कवर किया था। हम इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, ये असल में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी के ठीक बाद की थी। जब उनको पता चला कि पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, तो उसके बाद उन्होंने एक डिस्कवरी की। इसके लिए उन्होंने गोल्ड फॉयल यूज किया कि गोल्ड का जो मेटल होता है वो मैक्सिमम हाईएस्ट मैलिएबल होता है, और हाईएस्ट मैलिएबल मेटल का हम थिन से थिन शीट ले सकते हैं, जिससे कि जो एटम्स हो, जो एटम्स अल्फा रेस के रास्ते में आए वो एक दूसरे पे जो है ओवरलैप ना करें। टकराने के बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो सटीक ऑब्जर्वेशन आए, ऑब्जर्वेशन सटीक आए। इसी के लिए थिनेस्ट शीट ऑफ गोल्ड फॉयल यूज किया गया। उसका एक एटम मैं यहाँ पे यूज किया हूँ, और रेडियो एक्टिव मेटल यूज किया जाता है जिसको हम लोग कंट्रोल्ड केस में रखते हैं। कंट्रोल्ड रेडियो एक्टिव रेडिएशन, जिससे हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा रेडिएशन का बम्बार्डमेंट करवाएंगे गोल्ड फॉयल को। ध्यान रखिएगा, जब भी रेडियो एक्टिव जो रेज निकलते हैं रेडियो एक्टिव मेटल से, तो वहाँ से अल्फा, बीटा, गामा तीनों तरह के रेज की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन उसमें से अल्फा रेज को कंट्रोल्ड और मैनेज तरीके से हम लोग जो है ट्यूब के रास्ते हम मेटल पर, गोल्ड फॉयल के मेटल पर और एटम पर बम्बार्डमेंट करवाते हैं। ये सारा का सारा रेडिएशन कंट्रोल्ड और मैनेज्ड होगा। ठीक है। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव मेटल ही है और अल्फा रे का ही चुनाव उपयोग किया गया, क्योंकि अल्फा रेज का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। ज़्यादा मास होने की वजह से और लाइट की स्पीड की चलने की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी वाले जो रेज होते हैं उनका बम्बार्डमेंट करवाना और न्यूक्लियस या दूसरे किसी एटम के बारे में डिटेक्ट करवाना ये ज़्यादा आसान था उसमें। हेनरी बैकुरल, उसके पहले जे थॉम्सन या दूसरे जो जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने हाई एनर्जेटिक रेडिएशन की डिस्कवरी की, उस रेडिएशन के हेल्प से ही हम पता लगा पाते हैं कि एटम के अंदर क्या हो रहा है, किस पार्ट में कितना डिफ्लेक्शन है और कौन से दूसरे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। हाई एनर्जेटिक रेडिएशन के लिए, हाई काइनेटिक एनर्जी के लिए हम अल्फा रेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में जो एटम है इसमें 3 तरीके का डिफ्लेक्शन दिखाया गया है। एक तो अनडिफ्लेक्टेड रेज है जो कि सीधा सीधा पास कर गया है, दूसरा स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन है और एक लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन है। तो लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन और अनडिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करता है, चलिए इसके बारे में पता करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने इसको ऑब्जर्व किया कि जब अल्फा रेस का बम्बार्डमेंट करवाया गया एटम पे, किसके एटम पे? गोल्ड के एटम पर, तो ऑलमोस्ट जो रेडिएशन है अनडिफ्लेक्टेड चला गया, मतलब बिना डिफ्लेक्शन के रेडिएशन सीधा पास कर गया, जिसकी वैल्यू एक्चुअली 99+%। ठीक है। 99% से ज़्यादा जो रेडिएशन है, मतलब कि ऑलमोस्ट रेडिएशन, ये क्या चला गया? सीधा सीधा चला गया, डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ। इससे उनको पता चला, इस ऑब्जर्वेशन से पता चला एटम के पास कहीं पर भी मास और पॉजिटिव जो चार्ज है नहीं है। पूरा का पूरा एटम खाली पड़ा हुआ, पूरा का पूरा एटम खाली है। वहाँ पे कहीं ना तो मास है ना तो चार्ज है, क्योंकि अगर मास होता तो अल्फा रेस से टकरा जाता, अगर चार्ज होता तो अल्फा रेस से डिफ्लेक्ट होता। तो उन्होंने कहा पूरा का पूरा एटम खाली है। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर 2 तरह के डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन और लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन। स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन तब होता है जब रेज न्यूक्लियस के पास से गुजरता है। न्यूक्लियस के पास से गुजरने की वजह से उन्होंने देखा कि अगर स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन हुआ
अगर रेडिएशन स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन हुआ, इसका मतलब कुछ तो है सेंटर में जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जिसके बगल से रेस के गुजरने की वजह से वो रेपल होकर के डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन का मतलब ये था कि वो न्यूक्लियस के एकदम पास से गुजरा होगा। दो पॉसिबिलिटी उन्होंने बताई। पहला, न्यूक्लियस के एकदम पास से गुजरते हुए रेडिएशन लार्ज डिफ्लेक्ट हुए, न्यूक्लियस के थोड़ा पास से गुजरते हुए रेडिएशन स्मॉल डिफ्लेक्शन हुए। मतलब कि कुछ तो है जो सेंटर में है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और वही अल्फा रेस को डिफ्लेक्ट कर दे रहा है, लेकिन वो जो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, वो सेंटर में है और बहुत ही छोटा है। एटम के साइज के कंपेयर में उसकी साइज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इतना छोटा है, क्योंकि 99.9% रेडिएशन अनडिफ्लेक्टेड है। 0.1 में दो तरह के डिफ्लेक्शन हो गए, एक तो आपने देखा स्मॉल एंगल और एक लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन। साथ में उन्होंने ये भी देखा कि एक रेडिएशन है अगर गिनती की बात करें तो उन्होंने काउंट करके बताया, ऑब्जर्वेशन को काउंट करके बताया कि 20,000 रेडिएशन जाने पर किसी एक रेडिएशन की पॉसिबिलिटी बनती है जो 180 डिग्री पर जो है वो बैक बाउंस हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडिएशंस हैं 20,000 में से एक रेडिएशन की पॉसिबिलिटी के मतलब ये हुआ कि जो भी कुछ है जो सेंटर में है बहुत ही छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, क्योंकि 20,000 में से एक रेडिएशन की पॉसिबिलिटी हो रही है उसके बैक बाउंस होने की। मतलब कि रेडिएशन सीधा जाके उससे टकरा गया। किससे टकरा गया? जो भी सेंटर में है। लेकिन सेंटर में जो भी है सारा का सारा एटम का मास उसी सेंटर में कंसंट्रेट है, इसलिए उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको पता है अगर वॉल्यूम छोटा होगा, अगर साइज छोटा होगा तो वॉल्यूम छोटा होगा, और वॉल्यूम छोटा होने से डेंसिटी ज़्यादा होगी, और एटम का पूरा मास चूँकि उसी में कंसंट्रेट है तो डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि 10⁻14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आर्डर की डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, जो कि हाईएस्ट डेंसिटी नोन एक कोई भी पार्टिकल है, हाईएस्ट डेंसिटी नोन। ठीक है, जितने भी डेंस सबस्टेंस आजकल देखे गए हैं, खोजे गए, पाए गए हैं, उसमें न्यूक्लियस की डेंसिटी इज द वन ऑफ द डेंस पार्टिकल, डेंस सबस्टेंस का लीजिए जो कि है ना, और उसकी साइज बहुत छोटी है। कैलकुलेशन से पता चला। ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन क्या निकले? स्मॉल एंगल डिफ्लेक्शन, लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन, 180 डिग्री बैक बाउंस और अनडिफ्लेक्शन क्या इंडिकेट करते हैं? चलिए दिखाता हूँ। क्या लिखा मैंने? कंक्लूजन मेरे पास 3 है। ऑलमोस्ट रेडिएशन पासिंग स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन इंडिकेटिंग ऑलमोस्ट एटम इज एम्प्टी, देयर इज नथिंग, नीदर पॉजिटिव चार्ज नॉर अ मास, न तो मास है न तो पॉजिटिव चार्ज है। पहला 99.9% वाला डिफ्लेक्शन। दूसरा स्मॉल एंड लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन इंडिकेटिंग समथिंग पॉजिटिव इन द सेंटर, सेंटर में कुछ है जो पॉजिटिव है, सेंटर में कुछ है जो कि पॉजिटिव है। सारा का सारा एटम का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? सेंटर में है। तीसरा अल्फा रेस जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाई, आर पार नहीं जा पा रही है, टकरा के वापस आ जा रही है। इसका मतलब कि वेरी हाई डेंसिटी इन द सेंटर, सेंटर में बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी वाला एक सेंटर है जिसको हमने नाम दिया, जिसको रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। इन तीनों ऑब्जर्वेशन पे ये 3 कंक्लूजन बने और इससे पता चला कि
समथिंग वेरी हाई डेंसिटी पॉजिटिव पार्टिकल इन द सेंटर टर्म्ड एज न्यूक्लियस, और उसे न्यूक्लियस कहा गया। दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब ध्यान रखिए, ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है, ये सारे ऑब्जर्वेशन पता किए गए, कैसे पता किए गए? ये सारे ऑब्जर्वेशन पता किए गए जिंक सल्फाइड स्क्रीन के हेल्प से। जिंक सल्फाइड स्क्रीन से आसानी से पता कर सकते हैं कि रेडिएशन कहाँ जा रहे हैं, कहाँ टकरा रहे हैं और कितने एंगल पर टकरा रहे हैं। 3 ऑब्जर्वेशन, 3 उसका कंक्लूजन, ठीक है। इससे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल का। मैं सबसे पहले जे थॉम्सन मॉडल और उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, मतलब कि प्लानिटरी मॉडल डिस्कस करूंगा। ये दोनों मॉडल डिस्कस करेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके क्लास, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।